हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन के नॉवेल महाकाली का तीसरा भाग। सोबरा अपने शयन कक्ष में खिड़की पर खड़ा वहां से नजर आती नगरी में नजर दौड़ा रहा था। चेहरे पर सोच के भाव तैर रहे थे। दोपहर बाद का वक्त हो रहा था। तभी उसकी जेब में पड़ा यंत्र बजने लगा। सोबरा ने जल्दी से कुर्ते की जेब से यंत्र निकाला और बटन दबाकर बात की। कहो गरुड़, सोबरा बोला। हम सुबह ही महाकाली की तिलिस्मी पहाड़ी की तरफ चल पड़े थे। गरुड़ की महीन सी आवाज़ यंत्र से निकली। खबर है मुझे। हमने आधा रास्ता तय कर लिया है। सुस्ताने के लिए रास्ते में पड़ाव डाला तो मुझे बात करने का वक्त मिला। साथ में कौन कौन है? देवा, मिन्नो, बेला, बबर सिंह, त्रिवेणी, परसू, नील सिंह, मखानी, कमला रानी, तवेरा और रातुला। रातुला भी? सोबरा के होठों से निकला। हाँ, आखिरी वक्त पर उसने साथ चलने का मन बना लिया था। नीलकंठ की कोई नई बात? नहीं, अभी तक तो वो दोबारा मिन्नो में नहीं आया। तुम्हें बताने को मेरे पास कुछ है। कहो। तवेरा मुझसे ब्याह करने को तैयार है। सफ़र के दौरान उसने ये बात मुझसे कही। ये तो अच्छी खबर है। तवेरा से नई बात मुझे पता चली। तवेरा ने देवा मिन्नू को इस बात के लिए तैयार कर लिया है कि वो जथुरा तक पहुंचकर जथुरा को ख़त्म कर दें। इसके लिए उसने देवा मिन्नू को कीमती पत्थरों का बोरा देने और उन्हें उनकी दुनिया में पहुंचाने का वादा किया है। तवेरा कहती है कि देवा मिन्नू बहुत लालची हैं। यंत्र से गरुड़ की महीन आवाज़ निकली। असंभव, सोबरा के होठों से निकला। क्या मतलब? ना तो तवेरा ऐसी है, ना ही देवा मिन्नू। ये बात मुझे तवेरा ने स्वयं कही है। कुछ तो गड़बड़ है गरुण। कैसी गड़बड़? मुझे पूरा यकीन है कि तवेरा अपने पिता को बहुत चाहती है। वो ऐसा कभी नहीं चाहेगी। और देवा मिन्नू भी ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं है कि कीमती पत्थरों के लालच में जतुरा की जान लेने को तैयार हो जाए। सोबरा ने सोच भरे स्वर में कहा। तवेरा ने ये बातें मुझसे कही हैं, वो झूठ क्यों कहेगी? तुमने तवेरा के सामने कोई बेवकूफ़ी तो नहीं कर दी? कैसी बेवकूफ़ी? कि वो पहचान गई हो कि तुम मुझे खबरें दे रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूँगा? तवेरा के साथ करीबी क्षणों में तुमने ये सब उगल दिया हो कि तुम मुझे खबरें देते हो। गलत बात मत कहो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? गरुण का नाराज़गी भरा स्वर यंत्र से निकला। भरोसा है, परंतु ये सब बहुत अजीब हो रहा है। तुम यही सब तो चाहते थे। परंतु मैं जथुरा की मौत नहीं चाहता। उसे कैद रखने से उसकी तकलीफ ज़्यादा बढ़ेगी। ये मेरी नहीं, तवेरा देवा मिन्नो की योजना है। सोबरा के चेहरे पर सोचें दौड़ रही थी। वो बोला, तुम तवेरा के पास ही रहने की चेष्टा करो। वो मेरे पास ही है, सिर्फ मुझ पर ही भरोसा कर रही है। वो मुझे चाहने लगी है। जब जथुरा मर जाएगा तो तवेरा मुझसे शादी कर लेगी। तब जथुरा की हर चीज़ का मालिक मैं बन जाऊंगा। उसके बाद तुम जैसे कहोगे जथुरा की नगरियों का मैं वैसे ही करूँगा। यानी कि करूँगा मैं, परंतु हुक्म तुम्हारा होगा। मुझे तुमसे यही आशा है करुण। तुम मेरे बेटे की तरह हो। मेरे बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तुमने मुझसे वादा कर रखा है कि अपने अंतिम वक्त में तुम अपनी सारी शक्तियाँ, नगरी, सब कुछ मुझे दोगे। मैं अभी भी अपने वादे पर कायम हूँ और कायम ही रहूँगा। अब मैं बाद में बात करूँगा, ठीक है? बातचीत समाप्त हो गई। सोबरा ने यंत्र का बटन दबाकर वापस जेब में रखा और बड़बड़ा उठा। गलत हो रहा है, बहुत कुछ गलत हो रहा है। सोबरा बेचैनी भरे अंदाज में कमर पर हाथ बांधे टहलने लगा। पेशानी पर बल नजर आ रहे थे। होठ बिछे हुए थे। यही वो वक्त था जब मनीराम ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा, आज आप महल से बाहर नहीं निकले। खबर आई है कि कोटरा जाति वाले लोग आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वो सुबह से ही आपके आने के इंतजार में अपने गांव में इकट्ठे हुए पड़े हैं। सोबरा आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठा। तभी मनीराम सोबरा के माथे पर बल देखकर बोला, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। बात ही ऐसी है मनीराम। सोबरा ने उसे देखा। मैं भी तो जानूँ। उलझन ही उलझन है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। असंभव बातें सामने आ रही हैं। गरुड़ ने खबर दी कि तवेरा अपने पिता जथुरा की मौत चाहती है ताकि हर चीज़ की मालकिन बन सके। तवेरा ऐसी नहीं है। गरुड़ कहता है कि तवेरा ने कीमती पत्थर की बोरी और देवा मिन्नो को उनकी दुनिया में पहुंचा देने की एवज में जथुरा को खत्म करा देने का सौदा किया। देवा मिन्नो तिलिस्मी पहाड़ी में प्रवेश करके जथुरा को तलाश करके उसे मार देंगे। मनीराम के चेहरे पर असहमति के भाव देखने लगे। आपका मतलब देवा मिन्नो जथुरा को आज़ाद कराने नहीं, उसे खत्म करने तिलिस्मी पहाड़ी पर जा रहे हैं? गरुड़ ने ऐसी ही खबर दी, सोबरा बोला। मनीराम गंभीर नजर आने लगा। मुझे लगता है जैसे आपके खिलाफ चाल खेली जा रही है। कैसी चाल? या तो गरुण आपके साथ चाल खेल रहा है, वो आपको झूठी खबरें दे रहा। गरुण ऐसा क्यों करेगा? हो सकता है तवेरा ने अपना प्यार दिखाकर गरुण को अपनी तरफ कर लिया हो। संभव है। सोबरा का चेहरा सख्त हुआ। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि गरुण का राज खुल गया हो, तवेरा उसे धोखे में रखकर गलत खबरें दे रही हो। गरुण सच कहता क्यों नहीं हो सकता? सोबरा ने सरल स्वर में कहा, क्योंकि आज तक तवेरा ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि हम सोचें। वो जथुरा की हर चीज़ की मालिक बनने की ख्वाहिश रखती है। जथुरा के सारे काम आज भी पोते बाबा ही देखता है। फिर अचानक तवेरा क्यों बदल गई? वो गरुड़ से ब्याह करने की सोच रही है। ये बात है तो जथुरा या पोते बाबा को क्या एतराज़ होगा? मनीराम ने सोच भरे स्वर में कहा।
उधर देवामिन्नों के ग्रह ऐसे हैं कि पूर्व जन्म में आकर वो कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। मैं भी यही सोचता हूँ कि वह जथुरा की जान नहीं ले सकते। सोबरा ने उलझन भरे स्वर में कहा। अब हमारे मन में शंका तो भर गई कि गरुण हमें गलत खबर दे रहा है या गरुण कोई तवेरा गलत कह रही है। तीसरी बात यह है कि क्या पता गरुण का कहना सही हो, हम ही गलत सोच रहे हो। सच में उलझन वाली बात है, मनीराम बोला। हमारा मोहरा गरुण तो अब बेकार हो गया, क्योंकि वो जो भी खबर देगा उसे लेकर हम शंका में रहेंगे कि वो सच कह रहा है या झूठ। हाँ, अब हम गरुण नाम के मोहरे की बात का पूरा भरोसा नहीं कर सकेंगे, सोबरा ने सोच भरे स्वर में कहा। मेरे ख्याल में मुझे इस बारे में महाकाली से बात करनी चाहिए, उसकी राय लेनी चाहिए। मनीराम ने कुछ नहीं कहा। सोबरा एक हाथ ऊंचा करके होठों ही होठों में कुछ बड़बड़ाया तो उसी पर चमकता बिंदु वहाँ नजर आने लगा। बोल सोबरा, महाकाली की आवाज़ उभरी। मैं खुद को भारी उलझन में फंसा महसूस कर रहा हूँ। अब क्या हो गया? सोबरा ने गरुण से वास्ता रखती सारी बात बताई, फिर बोला। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि गरुण मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है या गरुण के साथ तवेरा खेल खेल रही है, या फिर सब ठीक है, मुझे खामाखाई उलझन हो रही है। ये तेरा मामला है सोबरा, लेकिन अब तेरे से भी वास्ता रखता है, क्योंकि जथुरा तेरी कैद में है। ये जथुरा का नहीं, गरुण से वास्ता रखता मामला है। तू कैसी बात कर रही है महाकाली? मेरी बातों में बुराई क्या है? मैं चाहता हूँ तू अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करके गरुण के मन की बात जाने और मुझे बताए। मैं ऐसे छोटे काम नहीं करूँगी, महाकाली की आवाज़ आई। तुझ पर मेरा एहसान है, उसी की वजह से ही तेरे कहने पर जथुरा को अपनी कैद में रखा है, वरना ऐसे काम मैं नहीं करती। तू बहुत बदल रही है महाकाली। गलत बात मत कह। तू अपनी समस्या मेरे सामने रख रहा है, जबकि तेरी बातों में मेरी दिलचस्पी नहीं है। मैंने तो सोचा था कि हमारे संबंध अच्छे हैं। संबंध अच्छे ही हैं, परंतु मैं तेरे जरा जरा से काम नहीं कर सकती। सोबरा ने गहरी सांस ली, फिर बोला। देवा मिन्नो जथुरा को मार देना चाहते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते, जथुरा तक पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे, मेरे बिछाए जाल से बचेंगे नहीं। लेकिन मुझे कैसे मालूम हो कि गरुड़ मेरे साथ कोई चालाकी नहीं कर रहा? ये तेरी समस्या है, तू जान। तेरी बातों में मैं नहीं पढ़ना चाहती। तवेरा की तो मुझे ज़्यादा परवाह नहीं थी, परंतु अब नीलकंठ भी इस मामले में आ गया है। वो मेरा गुरु भाई है और मिन्नों की खातिर मुझसे झगड़ा करने को तैयार है। तू नीलकंठ से डरती है? नहीं, लेकिन समस्या तो खड़ी कर ही सकता है। इस मामले में आकर उसने मेरा काम बढ़ा दिया। मैंने तो तेरे से गरुण की बात करने के लिए बुलाया था। वो मेरा मामला नहीं। अगले ही पल वो चमकता बिंदु गायब हो गया। महाकाली ने तो स्पष्ट ही मना कर दिया कि वो इस मामले में नहीं आएगी। चाहती तो गरुण के मन को टटोल सकती थी। मुझे ही कुछ करना होगा मनीराम, सोबरा ने कठोर स्वर में कहा। आप क्या करेंगे? गरुण को कोई ऐसा काम करने को कहूँगा कि काम भी हो जाएगा और उसकी परीक्षा भी हो जाएगी। मुझे उस पर सिर्फ इतना ही शक है कि वो कहीं तवेरा से सच्चा प्यार करने लग गया हो और मुझे धोखा देने पर आ गया हो। तो आप ऐसा क्या काम करने को कहेंगे गरुण को? मनीराम ने पूछा। सोचना पड़ेगा, अभी मेरे पास काफ़ी वक्त है, तब तक कोई बात मेरे दिमाग में आ जाएगी। बेहतर होगा कि महाकाली को एक बार फिर अपनी बात के लिए मनाने की चेष्टा करें। एक बार इनकार कर चुकी है तो वो दोबारा नहीं मानेगी। मुझे ही कुछ करना होगा। महल के बाहर चलेंगे आप? नहीं, सोबरा ने इनकार में सिर हिलाया। मुझे सोचने दो। मेरे मन में अभी आया कि कहीं गरुड़ सच्चा ही ना हो। हम यूं ही उसके खिलाफ सोच रहे हो, मनीराम कह उठा। यही तो पता लगाना है। शाम के 4 बज रहे थे। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की तरफ सरक रहा था। लक्ष्मण दास और सपन चड्डा पेड़ की छाया में हरी भरी घास पर लेटे थे। उनके चेहरों से स्पष्ट जाहिर हो रहा था कि गहरी नींद लेने के पश्चात वो जागे हैं। मोमो जिन चंद कदमों की दूरी पर टहल रहा था। ये साला नींद नहीं लेता, सपन चड्डा कह उठा। जिनको नींद की ज़रूरत नहीं होती, इसी ने तो कहा था, तूने नहीं सुना क्या? सपन चड्डा ने दूर दूर तक नजरें घुमाई। हर तरफ खामोशी ही दिखी। क्या ख्याल है लक्ष्मण, भाग लें यहाँ से? यह कमीना मौका नहीं देगा। लक्ष्मण दास ने मोमो जिन को देखा। कोई बढ़िया सा मौका ढूंढ लेते हैं। मेरे ख्याल में हमें अलग अलग दिशाओं में भागना चाहिए, तभी हम दोनों में से एक को ही पकड़ सकेगा। फिर तो हम अलग हो जाएंगे, हमें इकट्ठे ही रहना। करें तो क्या करें? मुझे भूख लग रही है। मेरा भी यही हाल है। इसे कहेंगे तो बोलेगा तुम इंसानों की पेट की समस्या। तभी सपन चड्डा ने ऊंचे स्वर में कहा, हमें भूख लगी है। तुम्हें इंसानों की यही समस्या है, जब देखो खाने को ढूंढते रहते हो। साले तेरा भी तो यही हाल था जब तेरे में इंसानी इच्छाएं आ गई थी, लक्ष्मण दास बड़बड़ाया। हमें भूख लगी है, सपन चड्डा ने पुनः कहा। यहाँ फल वाले वृक्ष बहुत है, अपना पेट भर सकते हो, मोमोजिन ने कहा। हमें फल नहीं चाहिए, पराठे चाहिए। जब से तेरा साथ मिला है हम पराठे खाने भूल गए, सपन चड्डा ने कहा। पराठे बहुत बेकार के होते। तू तो बारह बारह खा जाता था। खबरदार जो जिन से ऐसी बात कही, मोमोजिन तेज स्वर में बोला। जिन पराठे खा सकता है, परंतु पराठे की बात नहीं सुन सकता। चुप रहो, वो मेरा बुरा वक्त था जब मुझमें इंसानी इच्छाएं आ गई थी। बुरा वक्त तो हमारा था जो तेरे को खिलाने के लिए हमें भाग दौड़ करनी पड़ रही थी। बस करो, उठो और फल खा लो, मोमोजिन हाथ हिलाकर बोला। दोनों उठ खड़े हुए। तुम्हारा पेट नहीं है कि तुम्हें भूख लगे, सपन चड्डा बोला। जिनको भूख नहीं लगती। तुम्हारा वो भी नहीं है कि तुम्हें औरत की ज़रूरत पड़े।
तुमने ही बताया था नहीं है वो, तो तुम भाग दौड़ क्यों करते हो? तुम्हारी कोई ज़रूरत तो है नहीं, एक ही कपड़ा तुम पहने रहते हो, आराम क्या करो तुम? जिन्न के जीवन का उद्देश्य सेवा करना या कराना होता है। अब तुम क्या कह रहे हो? तुम दोनों से सेवा करा रहा हूँ और चतुरा की सेवा कर रहा हूँ। बकवास, लक्ष्मण दास मुंह बना के बोला। मैंने तो सुना है जिन खाने पीने का सामान पलों में हाजिर कर देते हैं। वो मेरे जैसे जिन नहीं होते, वो बूढ़े और बेकार हो चुके जिन होते हैं, जो साधारण इंसानों में अपने अकड़ दिखाने पहुंच जाते हैं। वो इस तरह दिल लगाकर अपना जीवन बिताते हैं, क्योंकि जिनको फुर्सत में बैठना मना है, उसे सिखाया जाता है कि कुछ ना कुछ करते रहो। असली जिन वो होता है जो ना तो खाता है ना खिलाता है। मतलब कि तुम चाहो तो हमारे लिए पराठों का इंतज़ाम कर सकते हो। मुझसे आशा मत रखो, मैं वैसा जिन नहीं हूँ। छोड़ लक्ष्मण, ये बेकार का जिन्न है, खुद रबड़ियाँ जलेबियाँ खाता है और हमें पराठे खिलाने की से भी परहेज करता है। चल फल खाएं। दोनों पेड़ों को देखते हुए वहाँ से आगे बढ़ गए। भागने का मौका देख, लक्ष्मण दास बोला। वही देख रहा हूँ, दोनों एक ही तरफ भागेंगे, हम दोनों को इकट्ठे रहना। ये साला जिन भागता कैसे? क्या ये हमें पकड़ लेगा? मैंने इसे भागते हुए नहीं देखा, लक्ष्मण दास ने कहा। कहीं ये तेज़ ना दौड़ता हो, एक बार भाग कर देखते हैं। तभी पीछे से मोमो जिन की आवाज़ आई। मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। दोनों पलटे। सबन चड्ढा बोला, झूठ, इतनी दूर से तुम हमारी बातें कैसे सुन सकते हो? जब तुम लोग नींद में थे तो मैंने तुम दोनों के कानों में सेंसर डाल दिए थे, उससे तुम लोगों की बातें सुन रहा हूँ। दोनों ने अपने कानों में उंगलियां घुमाई। वो सेंसर ऐसे नहीं है कि अपने कानों से तुम निकाल सको। तुम जो भी बात करोगे या तुम लोगों के पास कोई दूसरा बात करेगा तो मुझे साफ सब सुनाई देगा, बेशक मैं कितनी भी दूर रहूँ, मोमो जिन ने कहा। कमाल है, जिन्न होकर ये सेंसर का इस्तेमाल करता है। हमारे ज़माने में तो जिन्न दूर रहकर यूँ ही बात सुन लिया करते थे। अब ज़माना बदल गया है, जिन्न वैसे नहीं रहे। ये हमें पागल कर देगा सपन, कहीं खुद ना पागल हो जाए। भागने की कोशिश करना बेकार है, भागे तो तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे भागना नहीं पड़ेगा। मेरी छोड़ी शक्तियाँ तुम लोगों को पलटने पर मजबूर कर देंगी। तुम लोग भाग नहीं सकते, मोमोजिन शांत स्वर में बोला। सुना, हरामी ने सब इंतज़ाम कर रखे हैं। हमने इस पर कितने एहसान किए और ये हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा। क्या इसमें इंसानी छाया फिर नहीं आ सकती? क्या पता आ जाए, तब मैं इससे गिन गिन कर बदले लूँगा। बेकार की बातें मत करो, जाकर फल खा लो। तुम हमें यहाँ लेकर क्यों बैठे हो? देवा मिन्नू आने वाले हैं यहाँ, हमें उनके साथ आगे बढ़ना है। किधर? महाकाली की तिलिस्मी पहाड़ी की तरफ। चतुरा के सेवकों ने मुझे आदेश दिया है कि यहाँ देवा मिन्नू का इंतज़ार करूँ। वो यहीं से निकलेंगे, समय हो चुका है, वो कभी भी हम तक पहुँच सकते हैं, मोमोजिन ने कहा। जल्दी से फल खा ले सपन, कहीं भूखे ही न रह जाएं। देवराज चौहान और मोना चौधरी का काफिला घोड़ों पर मध्यम गति से आगे बढ़ रहा था। सबसे आगे रातुला था, जो कि रास्ता बताने के लिए आगे था। धूप में सबके चेहरे तप रहे थे। दोपहर को घंटे भर के लिए पेड़ों की छांव में आराम करने के लिए रुके थे। उसके बाद वे फिर चल पड़े थे। शाम के 5 बजने जैसा वक्त था। सूर्य पश्चिम की तरफ सरक चुका था। धूप अब तीखी और सुनहरी हो गई थी। देवराज चौहान घोड़े को रातुला के करीब ले आया। कितना रास्ता है अभी? देवराज चौहान ने पूछा। ज़्यादा नहीं बचा रास्ता, रात होने तक हम महाकाली की तिलिस्मी पहाड़ी पर पहुंच जाएंगे, रातुला ने कहा। तिलिस्मी पहाड़ी के बारे में कुछ बताओ। मैं ज़्यादा नहीं जानता, पहले कभी तिलिस्मी पहाड़ी पर गया नहीं, परंतु वहाँ खतरे हैं, ये जानता हूँ। कैसे खतरे हैं? महाकाली द्वारा बिछा रखे तिलिस्मी खतरे, जिनका खुलासा मैं नहीं जानता। वहाँ हम सबको बहुत सतर्क रहना होगा। मौत कदम कदम पर बिछा रखी होगी महाकाली ने। वो कभी नहीं चाहेगी कि तुम जतुरा तक पहुँचो। कितनी अजीब बात है, मेरे और मोना चौधरी के नाम का उसने तिलिस्म बांधा और वही हमें वहाँ तक पहुँचने से रोक रही है। गलत चाल है महाकाली की। पहले वो आने का बुलावा देती है और खुद ही दरवाजे बंद कर लेती है। वो विद्वान है, परंतु मुझे उसमें चालाकी महसूस होती है। वो जैसी भी है गुणी है। तुम उसकी तारीफ़ कर रहे हो रातुला? नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ कि उससे उससे कम मत आको, उसकी बुराई भी ना करो। उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। वो अपनी शक्तियों के नशे में कभी चूर नहीं हुई, परंतु जतुरा को कैद में रखने का गलत काम ज़रूर किया उसने। ये काम भी उसने सोबरा के किसी एहसान तले दबे होने की वजह से किया। रातुला शांत स्वर में बोला। तुम्हें यकीन है उसने इस बात के इंतज़ाम किए होंगे कि हम जतुरा तक ना पहुँचें? पक्का यकीन है। महाकाली हार मानने वाली नहीं, वो जतुरा को आज़ाद नहीं करना चाहती। ये तुम कैसे कह सकते हो? उसने अगर जतुरा को आज़ाद करना होता तो अब तक कर चुकी होती, रातुला ने घोड़ा दौड़ाते हुए कहा। मैं तो वहाँ नहीं था, तब पता चला कि नीलकंठ मिन्नो की तरफ से इस मामले में आ गया है। हाँ, नीलकंठ से बात करने महाकाली आई? हाँ, तब तुमने नीलकंठ और महाकाली की बात से क्या अंदाज़ा लगाया? यही कि दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटेगा, देवराज चौहान ने कहा। फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि महाकाली जतुरा तक पहुंचने का रास्ता आसानी से दे देगी? देवराज चौहान कुछ ना बोला। महाकाली जिद्दी है, वो कभी हारी नहीं, जीतना उसकी आदत है, रातुला ने कहा। नीलकंठ महाकाली से नहीं जीत पाएगा, देवराज चौहान ने रातुला पर नज़र मारी। मुझे नहीं लगता कि नीलकंठ महाकाली को पार कर लेगा। मतलब कि तुम सबको यकीन है कि विजय महाकाली की रहेगी? शायद ऐसे ही है। तो फिर तुम तवेरा, कमला रानी, मखानी, गरुण क्यों साथ चल पड़े? क्योंकि तुम लोग हमारे मेहमान हो, तुम हमारी खातिर मौत के मुंह में जा रहे हो।
तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हारे साथ रहें, बेशक जान चली जाए, कुछ भी समझ लो। रातुल्ला शांत भाव से मुस्कुरा पड़ा। पोते बाबा साथ क्यों नहीं आए? नगरी को संभालने वाला भी तो वहाँ कोई चाहिए, बिना लगाम की नगरी कैसे चलेगी? रातुल्ला बोला। अभी रास्ते में हमें मोमो जिन लक्ष्मण दास और सबन चड्डा मिलेंगे। रास्ते में? हाँ, वो हमारे आने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो भी हमारे साथ रहेंगे? ऐसा ही हुक्म है पोते बाबा का। उनकी क्या ज़रूरत है? हम लोगों की संख्या पहले ही बहुत हो चुकी है। उनकी ज़रूरत पड़ेगी तभी तो पोते बाबा ने उन्हें साथ रखने का हुक्म दिया। पोते बाबा को कैसे पता कि उनकी ज़रूरत पड़ेगी? देवराज चौहान ने पूछा। उसके पास भविष्य में झांकने वाली मशीनें हैं, उनसे पता चलता है उसे कि आगे कैसा वक्त आने वाला है। फिर तो उसे ये भी पता चल गया होगा कि हम जिस काम के लिए निकले उसका अंजाम क्या होगा। ये पता नहीं चल सकता उसे। क्यों? क्योंकि बीच में महाकाली के मायावी रास्ते हैं, तिलिस्मी पहाड़ी है। भविष्य में झांकने वाली मशीनें तिलिस्मी मायावी चीज़ों के बारे में नहीं बता सकती। जतुरा के सेवक दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं कि भविष्य में झांकने वाली मशीनों की कमियां दूर करके उनके द्वारा मायावी चीज़ों में भी झांका जा सके, रातुल्ला ने बताया। बहुत अजीब सी है जथुरा की दुनिया। जथुरा ने बहुत मेहनत की है अपनी नगरिया बसाने में। वो सच में मेहनती है। घोड़ों पर काफिला दौड़ता जा रहा था। गरुड़ ने सोबरा से बात करने वाला यंत्र अपने कपड़ों में छिपा रखा था और दोपहर को पड़ाव से चलने के बाद कई बार यंत्र के बजने की आवाज़ आई। स्पष्ट था कि सोबरा उससे बात करना चाहता था, परंतु काफिले के बीच गरुड़ बात नहीं कर सकता था। तभी तवेरा अपना घोड़ा गरुड़ के पास ले आई। गरुड़ उसे देखकर मुस्कुराया। मैं उस वक्त के बारे में सोच रही हूँ जब हम ब्याह करके इकट्ठे रहेंगे, तवेरा ने प्यार से कहा। यह सुनकर ही मुझे मीठी गुदगुदी होती है, नशा सा भर जाता है दिल दिमाग में। गरुड़ भी मुस्कुराया। मैं तो यही कामना करती हूँ कि देवा मिन्नो पिताजी को ख़त्म कर दें। मेरे ख्याल में तो जथुरा को इसी तरह कैद में ही रहने देना चाहिए। बात तो तुम्हारी सही है, परंतु देवा मिन्नो ने पोते बाबा को दिखाने के लिए भी तो कुछ करना है। बाद में हम पोते बाबा को काम से हटा देंगे तवेरा। क्यों? काम कौन देखेगा? मैं देखूंगा। तुम काम देखोगे तो हमें प्यार करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। व्यस्त रहोगे तुम। पोते बाबा को हटाना ठीक नहीं होगा। जैसा तुम ठीक समझो तवेरा। क्या ये ठीक नहीं होगा कि हम दोनों महाकाली की तिलिस्मी पहाड़ी से पहले ही रुक जाएं, बाकी सबको जाने दें? ये ठीक नहीं होगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि दिखावा करना है मुझे कि मैं पिताजी को कैद से छुड़ाने देवा मिन्नो के साथ गई हूँ। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी जान को कुछ नहीं होगा। तवेरा बोली। मुझे तुम्हारी भी चिंता है। मैं सुरक्षित रहूँगी। वापस महल में जाकर हमें ब्याह करना है गरुण। तुम कितनी अच्छी हो। बाकेला लौठौर की निगाह कमला रानी पर पड़ी तो कमला रानी को अपनी तरफ देखते पाया। दोनों की नज़रें मिली। बाकी का हाथ अपनी मूछ पर पहुंच गया। कमला रानी मुस्करा पड़ी, फिर मुंह फेर लिया। छोरे, आगो दोनों तरफों लगो। बाकेला लौठौर कह उठा। बाप, तेरे बस का कुछ नहीं होइला। इबी की हो जाए सबो कुछ छोरे। अपने को कोई धोखा देला। तेरे को प्यार व्यार सूट नहीं करेला। हम थारे को दिखा दो। तभी कमला रानी अपना घोड़ा बाकेला लौठौर के पास ले आई। छोरे, मामलो आगे बढ़े हो। पास आकर कमला रानी ने मुस्कुराकर बाकी को देखा। बाकी का हाथ पुनः मूछ पर पहुंच गया। तुम्हारी मूछें बहुत अच्छी हैं, कमला रानी ने कहा। गुरदासपुरो वाली को भी बहुत पसंद होवे। गुरदासपुरो वाली? वहाँ पे मारे जान रहो। कोई लड़की? इब तो चार को जन्म दे हो उसोने दूसरों संग ब्याह कर ले हो। तुम्हारे साथ नहीं किया? नहीं। उसका बाप राजी न हो वो हो, मारे को मना कर दो शादी से, पर वो तो मारे संग घरों से भागने को तैयार हो वो थी। मन नहीं मनो कर दो। बाकेला लौठौर ने गहरी सांस लेकर कहा। इसके बस का कुछ नहीं होइला। रुस्तम राव को भड़बड़ा उठा। तुमने क्यों मना कर दिया? भाग जाते, कमला रानी ने कहा। हम उसो को लेके भाग जातो तो उसे के बाप का दिल दुखता, इसो वास्ते हम नहीं भागे। और उसका ब्याह किसी और के साथ हो गया। ठीक बोल लो हो। तुम कैसे मर्द हो? हम बहुत बढ़िया मर्द होवे। तुम देखो नहीं मारी मर्दानगी। मैंने कहाँ देखी है? यो मारी मूछे थारे को दिखे ना। मूछों को तुम मर्दानगी कहते हो? हम गलत बोलो का? और औरत को मूछों की मर्दानगी नहीं चाहिए, दूसरी मर्दानगी चाहिए। दूसरों मर्दानगी? वो कैसी होवे? लगता है तुम औरतों को मूछों से ही ठंडा करते हो। कमला रानी ने मुंह बनाया। मूछों में बहुत पावर हुए। समझ गई। का समझो हो तुम? उसके बाप ने अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ क्यों नहीं की? कमला रानी ने कहा। काय को नहीं की? तुम्हारी मूछों की वजह से। मूछ कटवाई होती तो वो 4 बच्चे तुम्हारे पैदा किए होते। थारा मतलब ये मूछ मारी जिंदगी का विलन होवे? हाँ। तुमको मूछों की वैल्यू न पतो होवे। मर्द वही जिसो की मारे जैसा मूछ होवे। मूछ की बात ही करेला। रुस्तम राव बड़बड़ा उठा। आगे पीछे की बात न करेला, पंचर होइला इसका। तभी मखानी अपने घोड़े को कमला रानी के पास ले आया। मखानी के चेहरे पर नाराज़गी के भाव थे। तो इसके साथ बातें क्यों कर रही है? मखानी ने उकड़े स्वर में कहा। इसकी मूछ मुझे अच्छी लगी तो बात करने चली आई, कमला रानी ने कहा। मखानी ने बाकेलाल राठौर को देखा। बाकी का हाथ मूछ पर पहुंच गया।
मुझे अच्छा नहीं लगता तो कि तुम इससे बात करो। मखानी बोला। जलता है? हाँ, यही समझ ले। कमला रानी हंस पड़ी। मर्दों में यही बात तो बुरी है, खुद कहीं भी मुंह मारे, औरत को छिपा कर रखते हैं। तू उससे बात मत कर। मैं कुछ भी करूं मेरी मर्जी, कमला रानी ने मुंह बनाकर कहा। यों तुम ठीको कहो। बाकेलाल राठौर कह उठा। भाड़ में जा साले मुच्छड़, मखानी ने कहा और घोड़ा आगे बढ़ा ले गया। कमला रानी भी घोड़ा आगे बढ़ाकर मखानी के पास जा पहुंची। तुम देखो जोरे, बाके ने रुस्तम से कहा, मारी मूछों की पावरों। बाप तुम्हारी मूछों की पावरों में कुछ नहीं रखेला, का मतलब थारा। उधर मखानी की पूंछ में पावर हुईला, रुस्तम राव ने मुंह बनाकर कहा। बाकेलाल राठौर ने साथ साथ घोड़ा दौड़ाते कमला रानी और मखानी को देखा। हम नहीं समझो थारी बात। तेरी मूछों में पावर होइला तो कमला रानी तेरे साथ होइला बाप, पर कमला रानी को मखानी की पूंछ में पावर दिखेला। तम भी तो वो मखानी के बगल में घोड़ा दौड़ाईला। बाकेलाल राठौर ने कुछ नहीं कहा। वो तेरे पास आईला, तेरे से बात करेला और उसे अपनी मूछें दिखाईला। तम भी वो तेरे पास नहीं रुकेला बाप। तो छोरे हम का दिखावो उसो को पूछ, वो तो मारे पास ना होवे। बाप तू ओल्ड मॉडल ही रहेला, तेरी मूछ ने तेरे को पैंचर रखेला अभी तक। रातुला के कहने पर सबने घोड़ों की रफ्तार धीमी कर दी। यहाँ कहीं हमें मोमोजिन, लक्ष्मणदास और सपन चड्डा मिलेंगे, रातुला ने ऊंचे स्वर में कहा। मध्यम गति से घोड़े दौड़ाते सबकी नज़रें दूर दूर तक जाने लगीं। तवेरा, गरुड़ पास आकर धीमे स्वर में बोला। मोमोजिन की क्या ज़रूरत थी, यह पोते बाबा का फैसला है। तवेरा ने कुछ नहीं कहा। फिर कुछ आगे जाने पर मोमोजिन, लक्ष्मणदास और सपन चड्डा उन्हें मिल गए। सब उनके पास पहुंचकर रुक गए। मोमोजिन ने मुस्कुराकर सबका स्वागत किया, तवेरा के पास पहुंचा। जथुरा की बेटी तवेरा के सामने मोमोजिन सिर झुकाता है। मोमोजिन बोला। खुश हो? तवेरा ने पूछा। जथुरा की सेवा में रहकर कोई भी दुखी नहीं रह सकता, मोमोजिन ने आभार भरे स्वर में कहा। उसके बाद मोमोजिन रातुला के पास पहुंचा। मेरे लिए क्या हुक्म है? मोमोजिन ने पूछा। तुम्हें हमारे साथ महाकाली की पहाड़ी पर जाना है, रातुला बोला। यह हुक्म मुझे मिल चुका है, कोई नया हुक्म नहीं है? नहीं, नए हुक्म तुम्हें जथुरा की सेवा कंट्रोल रूम से ही देंगे। ठीक है, हम चलने को तैयार हैं, मोमोजिन बोला। लक्ष्मण दास और सपन चड्डा की निगाह मखानी कमला रानी पर पड़ी तो दोनों हड़बड़ा उठे। कमला रानी और मखानी क्रोध भरी नज़रों से दोनों को देख रहे थे। वो दोनों हमें घूर रहे हैं। सपन चड्डा क्या उठा। हमने उन्हें जान से मार दिया था, ये हमें नहीं छोड़ेंगे। विस्तार से जानने के लिए पढ़ें पूर्व प्रकाशित उपन्यास पोते बाबा। इनसे बचकर रहना। वो देख मखानी हमारे पास आ रहा है। मखानी घोड़े को धीमे से आगे बढ़ाता उनके पास आ पहुंचा। तुम दोनों ने मुझे और कमला रानी को जान से मार दिया था? मोमोजिन, लक्ष्मण दास घबराकर ऊंचे स्वर में बोला। ये हमें मार रहा है। तभी रातुला ऊंचे स्वर में क्या उठा। मखानी, दूर हो जा इनसे। इन्होंने जो किया पोते बाबा के इशारे पर किया था। इन्होंने हमें मारा, मखानी तेज स्वर में बोला। पोते बाबा का ऐसा ही हुक्म था। तभी शौरी की आवाज़ मखानी के कानों में पड़ी। तू झगड़ने से बाज आ जा, मत भूल तू काल चक्र का अंश है। इन्होंने हमें मारा, ऐसा ही होना था तब। वो सब कुछ तो पोते बाबा की चाल का हिस्सा था, देवा मिन्नू को जथुरा की ज़मीन पर लाने के लिए। मखानी के होठ बिचे रहे। इन्हें कुछ मत कहना, काल चक्र का यही हुक्म है। मखानी ने उखड़े अंदाज से अपना घोड़ा पीछे ले लिया। बच गए सपन। जब तक ये साथ रहेंगे डर लगा रहेगा कि हम पर हमला ना कर दें। हम सतर्क रहेंगे। तभी गरुण घोड़े से उतरता क्या उठा। मैं पेड़ की ओट में होकर आता हूँ। इसके साथ ही वो दूर होता चला गया। तवेरा गरुण को जाते देखती रही। गरुण एक पेड़ की ओट में होकर उसकी नज़रों से छिप गया। गरुण ने फुर्ती से अपने कपड़ों में छिपा यंत्र निकाला और उसके द्वारा सोबरा से बात की। क्या बात है, तुम यंत्र पर मुझसे बात करना चाहते हो? गरुण ने कहा। हाँ, मैं कब से बात करने की कोशिश कर रहा था। तब मैं उन लोगों के साथ था। जल्दी कहो, मेरे पास वक्त कम है। मैंने योजना बदल दी है। क्या मतलब? तुम्हें तवेरे की जान लेनी होगी। गरुण हैरानी से उछल पड़ा। क्या कह रहे हो? उसके होंठों से निकला। ये मेरी नई योजना है, परंतु तवेरा मेरे से ब्याह करने को तैयार है। वो योजना बदल दी गई है, अब तुम्हें नई योजना पर काम करना है। तवेरा को मार दो। मुझे बताओ तुम्हारी योजना क्या है? तवेरा की जान लो, उसके बाद तुम्हें नई योजना भी बता दूंगा। यंत्र से सोबरा की पतली सी आवाज़ निकल रही थी। गरुण के चेहरे पर परेशानी परेशानी नाच रही थी। मेरे ख्याल में सोबरा ये ठीक नहीं हो रहा, गरुण बोला। क्या तुम्हें तवेरे की जान लेने से इनकार है? नहीं। अचानक ही तुम्हारे मुंह से तवेरा को मारने के बारे में सुना तो हैरान रह गया। तवेरा की जान लेकर मुझे बताओ। इसके साथ ही बातचीत समाप्त हो गई। गरुण ने यंत्र को कपड़ों में छुपाया और पेड़ के पीछे से बाहर आकर आगे बढ़ गया। वापस आने पर तवेरा ने उसके चेहरे पर चिंता देखी तो वो कह उठी। पेड़ के पीछे क्या था? कुछ भी नहीं। गरुण ने उसे देखकर मुस्कुराने की चेष्टा की। जब तुम पेड़ के पीछे गए थे तो सामान्य थे, वापस आए तो चिंतित लग रहे हो। यूं ही घोड़े की सवारी करने पर पेट में कुछ दर्द सा होने लगा है। तवेरा मुस्कुराई, गरुण को देखती रही। चला जाए अब, मोना चौधरी ऊंचे स्वर में कह उठी। परंतु लक्ष्मण दास और सपन चड्डा के पास घोड़े नहीं थे। तुम सब जाओ, मोमोजिन बोला। हम सब तुम लोगों के पीछे पीछे महाकाली की तिलिस्मी पहाड़ी पर पहुंच रहे हैं। काफिला पुनः आगे बढ़ गया।
मोमोजिन लक्ष्मण दास और सपन चड्डा के साथ पैदल ही आगे बढ़ने लगा। तुम कैसे जिन हो? सपन चड्डा बोला। क्यों, मुझे क्या हुआ है? हमने तो जो जिन देखे हैं वो उड़कर लोगों को साथ लेकर फौरन मनचाही जगह पर पहुंच जाते हैं। कहाँ देखे हैं तुमने ऐसे जिन? फिल्मों में। वो नकली हैं। असली जिन ये काम तभी करता है जब उसे ऐसा करने का हुक्म मिलता है। तुम्हें कौन हुक्म देगा? जथुरा के सेवक। तो वो हुक्म क्यों नहीं दे रहे? इस बात की ज़रूरत न समझी जा रही होगी। चुपचाप पैदल चलते रहो मेरे साथ। ये साला तो हमारी जान लेके ही रहेगा। लक्ष्मण दास बड़बड़ा उठा। जिन्न को गाली देते हो? मोहम्मद ने कठोर स्वर में कहा। तमीज़ से पेश आओ, मुझे बदतमीज़ी ज़रा भी पसंद नहीं। दिन भर दौड़ते रहने के बाद घोड़ा गाड़ी की रफ्तार कम होने लगी थी। सूर्य पश्चिम की तरफ झुकना आरंभ हो गया था। धूप और भी तीखी होने लगी थी। अभी कितना सफ़र बाकी है? जगमोहन ने पूछा। दिन के ख़त्म होते होते हमारा सफ़र पूरा हो जाएगा, खोतड़ा ने कहा। तुम्हारे यहाँ कुछ खिलाने का रिवाज नहीं है? भूख लगी है? तुम्हें खुद ही ये बात सोचनी चाहिए। जब से हम निकले कुछ भी खाया नहीं। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे खाने का इंतज़ाम कर देता हूँ। कहने के साथ ही खोतड़ा ने जेब से यंत्र निकाला और बटन दबाकर बात की तो दूसरी तरफ यंत्र से औरत की महीन आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है खोतड़ा? मेहमानों को भूख लगी है, वे कुछ खाना चाहते हैं, खोतड़ा ने यंत्र में कहा। समझ गई। औरत की आवाज़ यंत्र से निकली। तुम लोग आगे आओ, कुछ ही देर में मैं खाने के साथ मिल जाऊंगी। मैं इस वक्त हरे आम के बाग के पास से निकल रहा हूँ। यंत्र से मैं तुम्हारी स्थिति पहले ही जान चुकी हूँ। ठीक है, खोतड़ा ने कहा और यंत्र बंद करके अपने कपड़ों में रख लिया। ये क्या है जिससे तुम बात करते हो? ये बातचीत का यंत्र है। सोबरा ने इन्हें बनाया है और ढेर सारे यंत्र महाकाली को उपहार में दिए। यंत्र के साथ बातचीत कैसे होती है? सोबरा ने एक मशीन आसमान में छोड़ रखी है। उसी मशीन से इन यंत्रों को संकेत मिलते और बात होती है। कब से ये यंत्र काम कर रहे हैं? 100 साल से ज़्यादा हो गए। जथुरा व सोबरा ने बहुत तरक्की कर रखी है। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा और सोहनलाल को देखा। सोहनलाल ने नानिया का हाथ पकड़ रखा था। चेहरों पर सफ़र की थकान थी। भूख लग रही है, नानिया बोली। खोतड़ा ने खाने का इंतज़ाम कर दिया है, कुछ ही देर में हमें भोजन मिल जाएगा, नानिया ने सोहनलाल से कहा। मैं तो उस वक्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ जब हम तुम्हारी दुनिया में पहुँचेंगे सोहनलाल। क्या पता वो वक्त आ ही नहीं। क्यों? महाकाली की तिलिस्मी पहाड़ी पर हम बच ही नहीं सके, सोहनलाल ने कहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पर तुम जाओ ही नहीं? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे वहाँ जाना ही है। वहाँ हमारे कई लोग खतरे में पड़ने वाले हैं, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई विद्या तो है नहीं। मुसीबत के उस वक्त में उनके साथ रहना है। ये भला क्या बात हुई? तुम मुसीबत में पड़ जाओ और मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगेगा। वो सब मेरी पुरानी पहचान के हैं। ये जानकर कि वो खतरे में कूदने जा रहे हैं, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। अगर उन्हें बचा नहीं सकता तो बचाने का ढोंग तो कर सकता हूँ। ये क्या बात हुई? सोहनलाल का चेहरा गंभीर रहा, बोला कुछ नहीं। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर मुंह फेर लिया। तभी घोड़ा गाड़ी दौड़ाता खोतड़ा क्या उठा। तुम लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए। तुम लोग अपने साथ साथ दूसरों को भी बचा सकते हो। कैसे? नानिया बोली। तुम लोग पीछे की तरफ से तिलिस्मी पहाड़ी में प्रवेश कर रहे हो। वहाँ से प्रवेश द्वार तक पहुँचने में तुम लोगों को कोई रुकावट नहीं आएगी। बेखौफ आगे बढ़ सकते हो। रुकावटें तो उनके लिए हैं जो प्रवेश द्वार से भीतर आकर आगे बढ़ना चाहेंगे। तुम लोग देवा मिन्नो को समझाकर उन्हें वापस लेते हुए बाहर निकल जाओ, बच जाओगे। महाकाली जथुरा को आज़ाद क्यों नहीं कर देती? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तुम सिर्फ दूसरों को शिक्षा देने के लिए हो। देवा मिन्नो जथुरा को आज़ाद कराने आ रहे हैं। महाकाली ऐसा नहीं होने देगी, खोतड़ा ने कहा। मतलब कि देवराज चौहान मोना चौधरी महाकाली की बात माने, महाकाली उनकी बात नहीं मानेगी। तुम महाकाली को क्या समझते हो? वो बहुत ऊंचे ओहदे पर है जग्गू, परंतु वो जथुरा को कैद करने का मामूली काम कर रही है। अवश्य महाकाली के सामने ऐसा करने की वजह होगी। सोबरा के एहसान तले दबकर वो ये काम कर रही है, जगमोहन बोला। मैं नहीं मानता, खोतड़ा ने इनकार में सिर हिलाया। क्यों नहीं मानते? क्या नहीं मानते? सोबरा के एहसान में दबकर महाकाली जथुरा को कैद में रखने वाली नहीं, महाकाली आज़ाद है, खोतड़ा बोला। तो कोई और ही बात है जिसकी वजह से महाकाली ने जथुरा को कैद में रखा हुआ है। और क्या बात होगी? मुझे पता होता तो तब भी न बताता। जो बात महाकाली ने तुम्हें नहीं कही वो मैं कैसे कह सकता हूँ? खोतड़ा का सर गंभीर था। लो, हमारा पड़ाव आ गया। यहाँ खाने पीने नहाने को सब कुछ मिलेगा। तीनों की निगाह सामने की तरफ उठी। जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत मकान बना उन्हें दिखे। मकान के प्रवेश दरवाजे पर बूढ़ी औरत स्वागत के लिए खड़ी थी। उनके करीब आने पर वो मुस्कुराई और पीछे हटती हुई कह उठी, मेरे मकान में जग्गू, गुलचंद और नानिया का स्वागत है। मेरा स्वागत नहीं करोगी? कोतला मुस्कुराया। तुम्हारा तो पहले करूँगी क्योंकि मेहमानों को तुम ही मेरे दरवाजे पर लाए हो, वो मुस्कुराई। वो सब मकान के भीतर पहुँच गए। मकान को खूबसूरती से सजाया गया था। तुम यहीं रहती हो? नानिया ने पूछा। हाँ, यह मकान ही मेरा सब कुछ है, वो बोली। सुनसान जगह पर तुम कैसे रह लेती हो मौसी? नानिया ने उसे देखा।
मैं सुनसान जगह पर नहीं, इस मकान में रहती हूँ, वो बोली। ये क्या मतलब हुआ? पहले नहा धो लो, खाना खा लो। क्या तुम लोग रात को भी यहीं रुकोगे? नानिया ने खोतड़ा को देखा। खोतड़ा क्या उठा, नहीं, हमारे पास वक्त कम है, हमें तुरंत महाकाली की तिलिस्मी पहाड़ी के पीछे वाले द्वार पर पहुंचना है। समझ गई, सब समझ गई। फिर वो तीनों से बोली, तुम तीनों नहाकर खाना खा लो, पीछे बाथरूम है, सबके लिए अलग अलग नहाने की जगह है, चलो मैं दिखा देती हूँ। वो तीनों को मकान के पीछे कहीं छोड़कर आ गई। क्यों खोतड़ा? उसने आते ही कहा। तिलिस्मी पहाड़ी के पीछे वाले रास्ते से न भीतर प्रवेश करना है? हाँ। ऐसा क्यों? देवा मिन्नो के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। हाँ। वो जथुरा को कैद से आज़ाद कराने के लिए तिलिस्मी पहाड़ी में प्रवेश करने वाले हैं। ये तीनों देवा मिन्नो के साथी हैं और सोबरा चाहता है कि ये तिलिस्मी पहाड़ी में प्रवेश करके देवा मिन्नो को समझाएं और उन्हें वापस जाने को तैयार कर लें। ये तीनों इस काम के लिए राज़ी हैं? अभी इनके मन की बात नहीं पता। आज तक तिलिस्मी पहाड़ी में जिसने प्रवेश किया वो बाहर नहीं आ सका खोथड़ा। महाकाली ने जथुरा की कैद के लिए सब इंतज़ाम कर रखे हैं। वो नहाकर आने वाले होंगे, तुम खाना लगा दो, खोतड़ा ने कहा। बूढ़ी औरत कमरे की खाली जगह को देखकर कुछ बड़बड़ाई तो उसी पर वहाँ टेबल और कुर्सी नजर आने लगी। चंद पल बीते कि वहाँ बर्तनों में तरह तरह के व्यंजनों का ढेर लग गया। वातावरण खुशबू से महक उठा। खोतड़ा मुस्करा पड़ा। बूढ़ी बूढ़ी औरत ने खोतड़ा से कहा, मैं अपनी बेटी की शादी करने की सोच रही हूँ, तुम जैसा कोई मर्द ढूंढ रही हूँ। हाँ, मैंने देखा था, दया अब जवान हो गई है, खोतड़ा ने कहा। तू करेगा उससे ब्याह? मेरे पास काम बहुत होते हैं, उसे वक्त नहीं दे पाऊंगा, किसी और से कर दे उसका ब्याह। पहले भी तूने यही कहकर मुझे टाल दिया था, दया बहुत अच्छी लड़की है, मैं सोच कर बताऊंगा। आना कभी दया से मिलना, बात करना, तेरा मन बदल जाएगा। कुछ देर बाद तीनों नहा धोकर वहाँ पहुँचे। टेबल पर लगे खाने को देखकर उनकी भूख और बढ़ गई। तीनों कुर्सियों पर बैठे और खाने में व्यस्त हो गए। तू नहीं खाएगा खोतड़ा? बूढ़ी औरत ने पूछा। मैं दया के हाथ का खाना खाने आऊँगा, कह दूंगी दया से। बुढ़िया मुस्कुराई, वो खुश होगी सुनकर। खाना खाने के बाद सोहनलाल ने बुढ़िया से कहा, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, महाकाली का आशीर्वाद है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं। बुढ़िया ने कहा। मौसी, मैं तुमसे खाना बनाना सीखूंगी, नानिया ने कहा। सोहनलाल को खुश रखना चाहती हो? बढ़िया खाना बनाकर? तुम्हें कैसे पता कि मैं ये सोच रही थी? सब महाकाली का आशीर्वाद है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं। तुम मुझे खाना बनाना सिखाओगी? ज़रूर, परंतु उसके लिए ज़रूरी है कि तुम जिंदा लौट आओ तिलिस्मी पहाड़ी से। तुम्हें लगता है कि हम नहीं लौट पाएंगे? जगमोहन बोला। आज तक जो भीतर गया वो वापस नहीं लौट सका। तुम तीनों बचे रहना चाहते हो तो देवा मिन्नू को समझाकर बाहर ले आना, तभी तुम सब बच सकते हो, बुढ़िया ने कहा। जगमोहन ने गहरी सांस ली। तभी खोतड़ा तीनों से बोला, अब हमें चलना चाहिए। बुढ़िया खोतड़ा से कह उठी, दया का हाथ का खाना खाना भूल भूल मत जाना। नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें यंत्र पर खबर दे दूंगा कि कब आऊँगा मैं। जल्दी आना, दया तेरे को पसंद करती है। खोतड़ा ने सिर हिलाया और तीनों को लेकर मकान से बाहर निकला। याद रखना, बुढ़िया उन तीनों से कह उठी, मौत से बचना चाहते हो तो देवा मिन्नू को तिलिस्मी पहाड़ से बाहर ले आना। खोतड़ा ने घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ा दी। कह तो ऐसे रही जैसे हमारी सगी हो, हमारी चिंता करती हो। वो सबकी ही चिंता करती है, खोतड़ा बोला। है कौन वो? महाकाली की सेविका। नानिया ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो चौंक पड़ी। पीछे कोई मकान न दिखा। मकान कहाँ गया? नानिया के होंठों से निकला। अभी तो था पीछे। वो चली गई। खोतड़ा ने बग्गी दौड़ाते कहा। कहाँ? अपने रास्ते। वो मायावी मकान था, वहाँ की सब चीज़ें मायावी थीं। ये सारा इंतज़ाम तुम लोगों को खाना खिलाने के लिए किया गया था। उसके बाद वो मकान को अपनी मुट्ठी में बंद करके वापस चली गई। अजीब बात है, सोहनलाल ने कहा। ऐसी मायावी चीज़ों से हमारा वास्ता तब भी पड़ चुका है जब हम पहले पूर्व जन्म में प्रवेश करते रहे, जगमोहन ने कहा। ये सब नया नहीं है हमारे लिए। विद्या से ऐसी ताकतें हासिल की जा सकती हैं। मैंने मायावी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, नानिया ने कहा। जगमोहन खोतड़ा से बोला, देवा मिन्नू कहाँ पर होंगे, कुछ पता है तुम्हें? वो शाम ढलने तक तिलिस्मी पहाड़ी के पास पहुँच जाएंगे, खोतड़ा ने बताया। और हम भी शाम ढलने पर तिलिस्मी पहाड़ी के पीछे पहुँच जाएंगे। आगे और पीछे में फासला कितना है? जगमोहन ने सोच भरे स्वर में पूछा। मीलों लंबा। एक सिरा उत्तर में है तो दूसरा दक्षिण में। तो क्या तिलिस्मी पहाड़ी मीलों लंबी है? हाँ। खोतड़ा तेजी से बग्गी दौड़ाए जा रहा था। जगमोहन और सोहनलाल की नज़रें मिली। मुसीबत ही मुसीबत है हर तरफ, सोहनलाल बोला। पूर्व जन्म में प्रवेश कराने का मतलब ही खतरा और अजीबोगरीब हादसों में फंसना है। तिलिस्मी पहाड़ी के भीतर क्या होगा? नानिया ने पूछा। तिलिस्म में लिपटे अजीबोगरीब खतरे, जान आफत में। घोड़ा गाड़ी तेजी से दौड़ी जा रही थी। घोड़ों पर सवार उन सबका काफिला आगे बढ़ता जा रहा था। रफ्तार मध्यम थी। सबसे आगे रातुला था। अब कभी बंजर जमीन आ जाती तो कभी पेड़ों जैसी जगह। सूर्य पश्चिम में छिप चुका था। शाम का ठंडा मौसम महसूस हो रहा था। तवेरा ने गरुड़ को देखा और कह उठी, क्या बात है गरुड़, तुम चुप चुप से हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। कुछ तो है। जब पड़ाव में तुम पेड़ के पीछे गए और फिर बाहर आए तो तुम परेशान थे। वही परेशानी अब भी है।
गरुड़ ने तवेरा को देखा, कहा कुछ नहीं। तवेरा अपना घोड़ा गरुड़ के पास ले आई। गरुड़, हाँ, मैं तुम्हें परख रही हूँ कि तुम अपनी दिल की बात मुझे बताते हो या नहीं। अपना जीवन साथी मैं उसी को बनाऊंगी जो मेरे सामने खुली किताब की तरह हो। मुझे वो लोग पसंद नहीं जो मन में कुछ और होठों पर कुछ रखें। गरुड़ चुप रहा। क्या तुम मेरे से ब्याह नहीं करना चाहते? तवेरा ने पुनः कहा। करना चाहता हूँ, मैं सच में तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। तो मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तवेरा ने पूछा। गरुड़ के होठ बिछ गए। मैं बहुत परेशान हूँ। जानती हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तवेरा। साबित करके दिखाओ। अभी तक तुमने ऐसी कोई बात नहीं की कि मुझे लगे तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार है। तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। भरोसे वाली बात करो तो भरोसा होगा। मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूँ। मैंने तुम्हें अपने मन की बात बताई कि मैं पिता की आज़ादी नहीं चाहती। देवा मिन्नू पिताजी को मार देंगे, परंतु तुम अपने मन की बात बताने में क्यों हिचक रहे हो? बताओ, तुम्हें किस बात की चिंता है? गरुड़ कुछ देर खामोश रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, थोड़ा पीछे हट जाओ इनसे, मैं तुम्हें कुछ बताना है। तवेरा ने अपना घोड़ा धीमा करना शुरू कर दिया। मखानी रह रहकर तवेरा और गरुड़ को ही देख रहा था और सोच रहा था कि गरुड़ की किस्मत कितनी अच्छी है जो इसे तवेरा जैसी युवती मिली। तभी उसने तवेरा को घोड़ा धीमा करते देखा। गरुड़ का घोड़ा भी धीमा हो रहा था। ये दोनों कोई गड़बड़ तो नहीं करना चाहते अकेले में? मखानी बड़बड़ा उठा। मखानी ने कमला रानी को देखा। कमला रानी का ध्यान दूसरी तरफ था। मखानी, तभी शौरी की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। शौरी, मखानी बड़बड़ाया, क्या बात है? तू तवेरा और गरुड़ को ही देखे जा रहा है? तुझे क्यों जलन होती है? मखानी ने मुंह बनाया। मुझे संकेत मिल रहा है कि कुछ गलत होने वाला है तवेरा के साथ। क्या गलत? ये तो मैं नहीं जानता। तवेरा और गरुड़ के घोड़े सबसे पीछे हो गए। मखानी के होठों से निकला, मेरी ताकतें मुझे संकेत दे रही हैं कि गरुड़ कुछ गलत करने वाला है। तो मैं क्या करूं? तू भी पीछे हो जा, उन पर नज़र रख, उनके पास रहने की कोशिश कर। गलत होने लगे तो ज़रूर रोक। ठीक है। मखानी ने अपने घोड़े की रफ्तार कम कर दी। काफिले में वो थोड़ा पीछे होने लगा। तवेरा और गरुड़ के घोड़े काफिले में सबसे पीछे आ गए। तवेरा अपने घोड़े को गरुड़ के घोड़े के पास ले आई। उनके आगे सब घोड़े मध्यम रफ्तार में दौड़े जा रहे थे। बता गरुड़, क्या कहना चाहता है? तवेरा बोली। तवेरा, गरुड़ गंभीर था। कभी कभी ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिन्हें करने को मन नहीं चाहता। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी जान ले लूँगा तो मैं कहूँगी मजाक मत करो। तवेरा मुस्कुरा पड़ी। परंतु ये सच है। तवेरा ने गरुड़ पर निगाह मारी। गरुड़ ने अपने जूते में फंसी जहरीली सुई निकाली। मुझे आदेश मिला है कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ। सोबरा ने आदेश दिया। तवेरा शांत स्वर में कह उठी। ओह! गरुड़ चौंका। तुम जानती हो? मैं सब कुछ जानती हूँ कि तुम यहाँ की खबरें सोबरा को देते रहते हो। किससे जाना? गरुड़ पर आश्चर्य दिखा। ये मत पूछो। तवेरा सतर्क थी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो गरुड़? क्योंकि सोबरा मुझे अपनी हर चीज़ का मालिक बनाएगा, उसने कहा, और तुमने मान लिया। मुझे बातों के जाल में मत उलझाओ। गरुड़ के हाथ में अभी भी जहरीली सुई थिरक रही थी। सोबरा मुझे क्यों मारना चाहता है? ये उसने नहीं बताया, परंतु बताएगा। तो अब तुम मुझे मारने वाले हो? हाँ, मुझे मारकर तुम कैसे बच जाओगे गरुड़? यहाँ और लोग भी तो हैं। किसी को नहीं पता लगेगा कि तुम कैसे मरी। जहरीली सुई पलों में तुम्हारी जान ले लेगी फिर। तवेरा को मुस्कुराते पाकर गरुड़ ठिठका और माथे पर बल डालकर बोला, तुम्हें मौत का डर नहीं जो मुस्कुरा रही हो? मैंने अपने मंत्र की शक्तियों से सुई के जहर को अपने लिए पानी बना दिया है। नहीं। गरुड़ चौंका। अब तुम मुझे नहीं मार सकते। तवेरा कठोर स्वर में बोली, बल्कि तुम मरने वाले हो अब। गरुड़ का चेहरा खतरनाक भावों से भर उठा। मैं नहीं मर। तब तक पास आ चुके मखानी ने अपना घोड़ा छोड़ते हुए गरुड़ के घोड़े पर छलांग लगा दी। मखानी ने सब बातें सुन ली थी। गरुड़ को मखानी की हरकत का आभास न हुआ, परंतु तवेरा ने मखानी के पास आने की हरकत महसूस कर ली थी। मखानी ने गरुड़ का वो हाथ पकड़ा जिसमें जहर वाली सुई थी और उसके हाथ में दबी हुई सुई को गरुड़ की टांग की तरफ मोड़ दिया। सुई गरुड़ की टांग में धंस गई। गरुड़ की आंखें भय से फैल गई। उसने मखानी को देखा और फिर तवेरा को। तवेरा के चेहरे पर जहर भरी मुस्कान थिरक रही थी। शाबाश मखानी। शौरी की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। तूने तो कमाल कर दिया। मैं पहले भी कई बार कमाल कर चुका हूँ, भूल गया तू? इसी पर गरुड़ के शरीर को झटका लगा और वो घोड़े से नीचे जा गिरा। काफिला फौरन रुक गया। मखानी पीछे रह चुके अपने घोड़े के पास पहुंचा, उछलकर उसकी पीठ पर जा बैठा। तभी कमला रानी घोड़े पर उसके पास पहुंची। तो ठीक तो है मखानी? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ? गरुड़ जहर वाली सुई से तवेरा की जान लेना चाहता था। मैंने वही सुई उसकी टांग में लगा दी। अच्छा किया। दोनों काफिले के पास आ गए। रातुला तुरंत तवेरा के पास आ पहुंचा। गरुड़ को क्या हुआ तवेरा? मुझे मारना चाहता था, परंतु मखानी ने इसे मार दिया। तवेरा बोली। ऐसा क्यों करना चाहता था गरुड़? सोबरा ने इसे ऐसा करने को कहा था। तवेरा बोली। मुझे मारने से पहले गरुड़ ने यह बात मुझे इसलिए बता दी कि वो मुझ पर जहरीली सुई को फेंकने जा रहा था, जिससे मैं फ़ौरन मर जाती। परंतु मुझे वक्त मिल गया और मैंने मंत्र पढ़कर अपने लिए जहर को पानी में बदल दिया। तभी मखानी बीच में आ गया। गरुड़ सच में बुरा था। रातुला क्या उठा। शुक्र है कि तुम बच गई।
मैंने तो बचना ही था रातुला, क्योंकि मैं पहले ही भाप चुकी थी कि गरुड़ कुछ गलत करने वाला है। गरुड़ ऐसा क्यों कर रहा था? मरने से पहले बता दिया इसने कि सोबरा ने इसे अपना सब कुछ देने का लालच दिया है। बेवकूफ़, सोबरा की बातों में आ गया। रातुला क्या उठा। गरुड़ की लाश और उसका घोड़ा वहीं रह गया। सब पुनः आगे बढ़ गए। हमारे सफ़र की पहली मुसीबत गरुड़ था। महाजन पारसनाथ से बोला। मुसीबतें तो अभी आनी है। पारसनाथ मुस्करा पड़ा। कमला रानी मखानी से कह उठी, तू सच में शेर है, आज तूने साबित कर दिया। तेरे को अब पता चला? मैं तो कब से शेर था। मखानी ने दांत फाड़े। कुछ देर बाद मखानी अपना घोड़ा तवेरा के घोड़े के पास ले आया। मध्यम गति से काफिला बढ़ा जा रहा था। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मखानी बोला। शुक्रिया, तवेरा ने मुस्कुराकर कहा। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरा ध्यान रखना होगा। मखानी ने दांत फाड़े। कैसा ध्यान? वैसे ही जैसा रखा जाता है, कहकर मखानी ने आग दबाई। तुम्हें मेरा एहसान उतार देना चाहिए। मैं जथुरा की बेटी हूँ तो तुम कालचक्र के हिस्से हो। कालचक्र मेरे पिता के अधीन है। इस तरह तुम मेरे नौकर हुए। नौकर तो गरुड़ भी था, फिर उसके साथ क्यों हंस हंस के? वो सब एक चाल थी। उस चाल का नतीजा गरुड़ की मौत पर आकर ख़त्म हुआ। तो मुझे तुमसे कुछ नहीं मिलेगा? कुछ नहीं, तवेरा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। आशा रखूं? मखानी ने आखिरी कोशिश की। वो देखो, कमला रानी तुम्हें चाटा मारने वाली नज़रों से देख रही है। मखानी ने उधर देखा। घोड़ा दौड़ाती कमला रानी उसे गुस्से से बार बार देखे जा रही थी। मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरा एहसान उतार दोगी, कहकर मखानी ने घोड़ा आगे दौड़ा दिया। मखानी घोड़े को कमला रानी के पास ले आया। क्या बातें कर रहे थे उससे? कुछ नहीं, हालचाल पूछ रहा था। मखानी ने दांत फाड़े। कभी मेरा हालचाल पूछा है जो उसका? कमला रानी ने कहना चाहा। तुम्हारा पूछ के क्या करूँगा? सब कुछ जानता हूँ, उसका कुछ नहीं जानता। इसलिए तू सीधा हो जा, नहीं तो नाराज़ मत हो। मेरे सारे प्रोग्राम तेरे साथ ही तो बनते हैं। तू ही तो मेरे दिल की रानी है, कमला रानी। कमीना, हर समय मेरे पीछे पड़ा रहता है। वो बहुत लंबी और फैली हुई पहाड़ी थी। जगमोहन, सोहनलाल और नानिया ने दूर से ही उस पहाड़ी को देख लिया था। पहाड़ी पर पेड़ और पौधे नजर आ रहे थे। दूर से वो बाग जैसे लग रहे थे। वो है पहाड़ी? जगमोहन ने पूछा। हाँ, खोतड़ा ने बग्घी दौड़ाते हुए कहा। कुछ ही देर में हम वहाँ पर होंगे। पहले तो इस दिशा में कोई पहाड़ी नहीं होती थी, नानिया ने कहा। यह मायावी पहाड़ी है। महाकाली ने अपनी ताकतों से पहाड़ी को बनाया। फिर इसमें तिलिस्मी भरा जादुई चक्र चालू किया। बहुत मेहनत की महाकाली ने इसे तैयार करने में। उसके बाद वहाँ जथुरा को कैद में रखा, खोतड़ा बोला। मुझे हैरानी है कि इतनी ज़्यादा मेहनत महाकाली ने सिर्फ जथुरा को कैद करने के लिए की, नानिया बोली। खोतड़ा ने कुछ नहीं कहा। बग्घी दौड़ती रही। यह सब करने में अवश्य महाकाली का कोई अपना ही मतलब रहा होगा, नानिया कह उठी। मुझे ऐसा नहीं लगता, खोतड़ा बोला। काफ़ी देर बाद बग्घी पहाड़ी के पास जा पहुंची। मीलों लंबी चौड़ी थी पहाड़ी। खोतड़ा पहाड़ी के साथ साथ बग्घी दौड़ाता रहा। तुम कहाँ जा रहे हो? पहाड़ी के साथ साथ क्यों बग्घी दौड़ा रहे हो? सोहनलाल ने पूछा। पीछे के प्रवेश द्वार पर तुम तीनों को छोड़ना है, खोतड़ा ने कहा। तीनों खामोशी से बग्घी में बैठे इधर उधर नजरें दौड़ाते रहे। फिर वो वक्त भी आया जब बग्घी का दौड़ना थम गया। सामने ही पहाड़ी थी। खोतड़ा बोला। तुम लोग यहाँ उतर जाओ। रास्ता कहाँ है? पहाड़ी पर सामने ही रास्ता बनेगा तो भीतर चले जाना, नीचे उतरो। तीनों नीचे उतरे। खोतड़ा ने पुनः कहा। अब मुझे वापस जाना होगा। रास्ता कैसे खुलेगा? जगमोहन ने पूछा। महाकाली को सब खबर है कि तुम लोग पहुंच गए हो यहाँ। वो जब भी ठीक समझेगी रास्ता खोल देगी। इसके साथ ही खोतड़ा ने लगामों को झटका दिया तो घोड़े दौड़ पड़े। बग्घी दूर जाने लगी। तीनों बग्घी को देखते रहे, जो कि कुछ ही देर में नज़रों से ओझल हो गई। ये सुनसान जगह थी। पक्षी, परिंदा, जानवर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मध्यम हवा के संग हिलते पेड़ पौधे ही दिखाई दे रहे थे। पहाड़ी ज़्यादा ऊंची नहीं थी, 50-70 मीटर ऊंची रही होगी वो। क्या पता पहाड़ी का रास्ता कब खुलता है, नानिया ने कहा। खुल जाएगा। सोहनलाल की नज़रें आसपास घूम रही थी। जगमोहन एक पत्थर पर जा बैठा था। नानिया ने प्यारी सी नज़रों से सोहनलाल को देखा। सोहनलाल? हाँ, सोहनलाल ने भी नानिया को देखा। होठों पर मुस्कान आ गई। जब हम वापस तुम्हारी दुनिया में जाएंगे तो वहाँ पहाड़ी पर घर बनाएंगे। पहाड़ी पर? तुम्हें पहाड़ी पर रहना अच्छा नहीं लगता क्या? बहुत अच्छा लगता है। सोहनलाल ने नानिया का हाथ पकड़ा। परंतु मैं जिस शहर में रहता हूँ वो पहाड़ नहीं है। नहीं है? ज़रा भी नहीं, सोहनलाल ने मुस्कुरा कर कहा। ओह, कोई बात नहीं, हम बिना पहाड़ वाली जगह पर रह लेंगे। देखते हैं हम वापस पहुँच पाते भी हैं या नहीं। क्यों नहीं वापस जा पाएंगे? इस तिलिस्मी पहाड़ी के भीतर जाने किन हादसों का सामना करना पड़ेगा। हम दोनों भीतर साथ ही जाएंगे, साथ ही रहेंगे। हाँ, हम साथ रहेंगे। जगमोहन ने गहरी सांस ली और मुंह फेर लिया। ये तुम्हारा दोस्त सांसें क्यों भरता रहता है? नानिया ने जगमोहन को देखा। तुम इसकी किसी हरकत की परवाह मत किया करो। क्यों, दिमाग का कुछ ढीला है क्या? दिमाग तो कसा हुआ है, परंतु मन उदास रहता है, क्योंकि इसे किसी से प्यार नहीं हुआ। प्यार करने में क्या है, किसी से भी कर ले। मैंने तो बहुत समझाया, परंतु ये समझता नहीं। जगमोहन ने खा जाने वाली निगाहों से सोहनलाल को देखा। सोहनलाल उसे देखकर दांत फाड़ने लगा। ये देखो सोहनलाल, ये क्या? उसी पर नानिया ने कहा। दोनों की नज़रें घूमी। ज़मीन के साथ जहाँ से पहाड़ी शुरू हो रही थी वहाँ पहाड़ी का 10 फुट लंबा हिस्सा जैसे फटकर दाएं बाएं हो उठा था
और भीतर जाने का रास्ता नज़र आने लगा था। जगमोहन फौरन उठकर खड़ा हो गया। तीनों की निगाह रास्ते पर थी। ये रास्ता हमारे लिए ही खुला है, सोहनलाल ने कहा। हमें भीतर जाना चाहिए। नानिया क्या उठी। सोहनलाल ने होठ सिकोड़कर पहले आसमान की तरफ फिर हर तरफ देखा। क्या हुआ तुम्हें? सोहनलाल ने उसे देखा। बाहर के माहौल को देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि फिर शायद खुला मौसम देखने को ना मिले, जगमोहन ने कहा। यह तो निराशावादी है, नानिया ने कहा। यह आशावादी है, इसे गलत मत समझो, सोहनलाल मुस्कुराया। तभी उस पहाड़ी के पैदा हुए रास्ते में एक व्यक्ति दिखा। वो 30 बरस का ठिकना सदा, धोती बांध रखी थी, शेप बढ़ी हुई थी। वो पहाड़ी की सीमा से बाहर नहीं आया और वहीं से उन्हें आवाज़ लगाता क्या उठा। भीतर आ जाओ जल्दी से, माँ काली ने रास्ता तुम लोगों के लिए ही खोला है, ये कभी भी बंद हो सकता है। जगमोहन फौरन आगे बढ़ गया। पहाड़ी के भीतर भरपूर प्रकाश हो रहा था। सोहनलाल और नानिया हाथ पकड़े जगमोहन के पीछे चल पड़े। बीच रास्ते में खड़ा वो आदमी फौरन पीछे हट गया। तीनों भीतर प्रवेश कर गए। उस आदमी ने दोनों हाथ हवा में उठाए और होठों में कुछ बड़बड़ाया। अगले ही पल वो रास्ता धीरे धीरे बंद होने लगा। रास्ता बंद हो गया। यहाँ पर्याप्त रोशनी थी, सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा था। यह खुला कमरा था, फर्श साफ था, परंतु दीवार और छतें पहाड़ी की थी। सामने ही एक साथ बने 3 रास्ते नजर आ रहे थे, दरवाजों की तरह रास्ते। इसके अलावा कमरे में कुछ नहीं था। सोहनलाल और नानिया एक दूसरे का हाथ थामे यहाँ के माहौल को देख समझ रहे थे। जगमोहन ने उस व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति हसरत भरी निगाहों से नानिया को देखे जा रहा था। तुम कौन हो? जगमोहन ने पूछा। मेरा नाम बूंदी है, कहते हुए उसने नानिया से निगाह ना हटाई। सोहनलाल और नानिया ने भी उसे देखा। इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? जगमोहन बोला। औरत को देख रहा हूँ, कब से नहीं देखा, कितने बरसों हो गए। बूंदी ने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए कहा। यह आदमी कितना किस्मत वाला है कि इसने औरत का हाथ थाम रखा है। मेरी बात सुनो भैया, वह सोहनलाल से बोला। क्या क्या तुम मुझे मौका दोगे कि कुछ देर में इस औरत का हाथ पकड़ सकूं? बूंदी ने कहा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, ये मेरी औरत है। कितनी बुरी किस्मत है मेरी। उसने गहरी सांस ली। वो उदास हो गया। अब मेरी बात का जवाब दो, तुम अपने बारे में बताओ, जगमोहन बोला। मैं बूंदी हूँ, माँ काली का सेवक हूँ। उसने जगमोहन को देखा। मैं यहाँ पर बहुत दुखी हूँ। क्यों? महाकाली ने तिलिस्मी पहाड़ी के पीछे के रास्ते का पहरेदार बना रखा है मुझे। उधर आगे के रास्ते पर मेरा भाई बांधा पहरेदार है। हम दोनों भाई कभी मिल भी नहीं सकते। मुझे उसकी बहुत याद आती है। क्या तुम लोग मेरा भला करोगे? कैसे? मुझे महाकाली की कैसे आज़ाद करा दूँ? हमें तुम्हारी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं। मैं जानता हूँ कि मैंने बुरी किस्मत पाई है, कोई मेरी सहायता नहीं करेगा, उसने उदास स्वर में कहा और नीचे बैठ गया। बेचारा कितना दुखी है, नानिया क्या उठी। चुप कर, सोहनलाल ने मुंह बनाया। ऐसे दुखी तेरे को मेरी दुनिया में हर कदम पर मिलेंगे। वहाँ भी ऐसा होता है? इससे ज़्यादा होता है। तभी जगमोहन बोला। ये सामने 3 रास्ते क्यों बने हुए हैं? आने वाले को धोखा देने के लिए, बूंदी ने कहा। आने वाले को? कहाँ से आने वाले को? उधर से जो इस तरफ आ पहुँचेगा, उसे 3 दरवाजे नजर आएंगे, बूंदी ने बैठे बैठे कहा। वो इस वाले रास्ते से इधर आना चाहेगा तो ये रास्ता उसे तिलिस्मी नदी में फेंक देगा। इस वाले रास्ते से भीतर आएगा तो उसी पल पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाएगा जहाँ से चला था, और अगर इस तीसरे रास्ते से आएगा तो इस कमरे में आ जाएगा और बाहर जाने के लिए वैसा ही रास्ता खुल जाएगा जहाँ से तुम लोग भीतर आए हो। बहुत खतरनाक रास्ते हैं ये, सोहनलाल ने कहा। तिलिस्मी पहाड़ी है। इस पहाड़ी का निर्माण महाकाली ने अपने दुश्मनों को भटकाने के लिए किया है, बूंदी बोला। परंतु एक बात मैं तुम लोगों से स्पष्ट कर देता हूँ कि मेरी किसी बात का भरोसा मत करना। क्या मतलब? मैं जो कहूँगा उसमें सच भी छुपा होगा और झूठ भी। जैसे कि मैंने तुम लोगों को इन तीनों रास्तों के बारे में बताया। मैंने जो कहा वो सच है, परंतु ये झूठ बताया कि कौन से रास्ते से प्रवेश करने से क्या होगा। मतलब कि रास्तों की जानकारी तुमने गलत कही? हाँ। क्या पता जिस रास्ते से होकर आने से आने वाला तिलिस्मी नदी की अपेक्षा सीधा इस कमरे में आ जाए और बाहर जाने का रास्ता खुल जाए, बूंदी ने कहा। तुमने आधा सच आधा झूठ क्यों बोला हमसे? इस तिलिस्म में झूठ तभी बोला जा सकता है जबकि सच भी साथ में जुड़ा हो, बूंदी बोला। हमारे आने पर तुमने 2 बातें कही, जगमोहन बोला। खुद के दुखी होने की और इस औरत का हाथ पकड़ने की। इन दोनों बातों में कौन सी सच बात थी और कौन सी झूठ? मैं यहाँ पर दुखी हूँ, ये झूठ है, और फिर इस औरत का मैंने हाथ पकड़ना चाहा, ये सच है। तिलिस्म में हमें जो भी मिलेगा वो सच और झूठ एक साथ बोलेगा। हाँ, और उसी में तुम लोगों की बात का सच्चा जवाब भी होगा। ये तुम लोगों की बुद्धि पर है कि सही जवाब ढूंढ पाते हो या नहीं। जगमोहन के होंठ सिकुड़ गए। ये तो बहुत चक्कर वाला मामला है, सोहनलाल बोला। तू घबरा मत, नानिया बोली। सच झूठ को मैं पहचान लूँगी। तभी बूंदी के उठा। लेकिन तुम लोगों को इस बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? तुम लोगों ने तो पीछे की तरफ से आगे जाना है। जो रास्ता मिले चलते जाना, कहीं ना कहीं तो देवा मिन्नू मिल ही जाएंगे, तो उन्हें समझा कर उन्हें वहीं से वापस ले जाना। शर्त यह है कि तब तक वो जिंदा रहें। तो तुम मुझे बताओ कि किस रास्ते से हम प्रवेश करें तो देवा मिन्नू के पास जल्दी पहुँचेंगे। ये मैं नहीं बता सकता। क्यों? इस बात का जवाब मेरे अधिकार सीमा से बाहर है। अगर हम किसी गलत रास्ते में प्रवेश कर गए तो? नानिया बोली।
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जाओगे तो पहाड़ी के सामने वाले रास्ते की तरफ ही, जहाँ से देवा मिन्नो ने आना है। अगर तुम लोगों की किस्मत ख़राब हुई तो देवा मिन्नो से मुलाकात ही नहीं होगी। बूंदी ने कहा। क्या मतलब? इतनी फैली हुई पहाड़ी है, भीतर जाने कितने रास्ते सामने वाले रास्ते की तरफ जाते हैं। देवा मिन्नो क्या पता किस रास्ते की तरफ से आते हो, और तुम लोग जाने किस रास्ते पर आगे जाते हो। जगमोहन और सोहनलाल की नज़रें मिली। फिर तो तुम्हें बताना चाहिए कि हम किस रास्ते से जाएं, तो देवराज चौहान मिलेगा। मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? मैं अगर कह दूं कि पहले रास्ते से जाओ, दूसरा रास्ता ठीक हुआ तो क्या पता तीसरे रास्ते से भीतर जाते ही तुम दोनों फौरन देवा मिन्नो को अपने सामने पाओ। बूंदी ने कहा। इसने 3 बातें कही हैं, सोहनलाल बोला। उसमें से एक सच है। कोई फ़ायदा नहीं। जगमोहन ने गहरी सांस ली। तीनों में से एक सच्ची बात का ढूंढना कठिन है। 2 में से एक को ढूंढना होता तो हम शायद कोई फैसला ले लेते। बूंदी मुस्कुराकर बोला। पते की बात कही जग्गू ने। अब एक बात और भी सुन ले। क्या? जितनी मर्जी आगे बढ़ जाओ, परंतु वापस मत पलटना। वापस आने पर तिलिस्मी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि देवा मिन्नो को करना पड़ेगा। बूंदी बोला। इतना कुछ बता रहे हो तो एक बात का जवाब और दे दूँ। जगमोहन मुस्कुराया। पूछो पूछो। इस पहाड़ी में जतुरा कहाँ है? बेईमानी नहीं करूँगा माँ काली से, बेशक मैं दुखी क्यों ना हूँ। बूंदी मुस्कुरा पड़ा। सारा खेल ही जथुरा का है। वैसे मैंने बता भी दिया तो तुम उस तक नहीं पहुँच सकोगे। क्यों? जथुरा तक पहुँचने के रास्ते पर देवा मिन्नो के नाम का तिलिस्म बना है। जब तक देवा मिन्नो तिलिस्म नहीं तोड़ देते तब तक कोई भी जथुरा तक नहीं पहुँच सकता। बूंदी ने कहा। फिर तो तुम्हें बताने में कोई परेशानी नहीं होनी। तुम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो पूछते ही क्यों? जाओ, मेरा आराम करने का वक्त हो रहा है। नमूने भरे हुए हैं यहाँ तो। सोहनलाल क्या उठा। मैं नमूना नहीं, बूंदी हूँ। बूंदी ने शांत स्वर में कहा। जगमोहन की निगाह उन तीनों रास्तों पर जा टिकी। चेहरे पर सोच के भाव थे। हमें इनमें से एक रास्ता चुनना है। कौन सा चुने? तभी नानिया ने कहा। हम तीनों एक एक रास्ते में प्रवेश कर सकते हैं, उससे हम अलग हो जाएंगे। बेहतर होगा कि हम एक साथ ही रहें। जगमोहन ने कहा। तो हम किस रास्ते पर आगे बढ़े? तीनों रास्तों में से एक को चुनना आसान भी तो नहीं। जगमोहन ने बूंदी को देखा। उन्हें देखता बूंदी फौरन हाथ हिलाकर कह उठा। मुझसे मत पूछना, मेरे से सच नहीं जान पाओगे। एक इशारा ही तो करना है। सोहनलाल मुस्कुराया। यह मुझसे नहीं होगा। ठीक है, नानिया कह उठी। अगर मैं तुम्हें हाथ पकड़ने का मौका दूँ तब बताओगे? बूंदी का चेहरा खिल उठा। नानिया तुम? सोहनलाल ने कहना चाहा। मुझे बात करने दो सोहनलाल, बीच में मत बोलो। तुम कितनी अच्छी हो। बूंदी नानिया से कह उठा। जवाब दो मेरी बात का। ये मेरा सौभाग्य होगी कि तुम्हारा हाथ थामो तो। क्या तुम बिना किसी शर्त के अपना हाथ मेरे हाथ में नहीं दे सकती? अगर तुम सही रास्ता बताओगे तो तभी हाथ थामने दूंगी। क्या फ़ायदा कि मैं झूठ कह दूं कि पहले वाले रास्ते में चले जाओ, जबकि सही रास्ता तीसरे में हो। बूंदी ने मुंह बनाकर कहा। मतलब कि तुम हमें कुछ नहीं बताओगे? नानिया ने कहा। नहीं। क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? उसी पल जगमोहन ने कहा। तुमने पहले और तीसरे रास्ते का जिक्र किया, परंतु दूसरे रास्ते के बारे में कुछ नहीं कहा। मेरी मर्जी, मैं नहीं लेता दूसरे का नाम। बूंदी मुस्कुरा पड़ा। जगमोहन ने सोहनलाल को देखा। हम पहले और तीसरे रास्ते में से एक रास्ते का चुनाव करना चाहिए। सोहनलाल बोला। तुम तय करो। जो नानिया कहेगी उस पर जाएंगे। सोहनलाल ने कहा। दोनों की निगाह नानिया पर जा टिकी। नानिया गंभीर दिखी। तीनों रास्तों पर उसने निगाह मारी। बोली, पहले रास्ते से भीतर जाएंगे। ठीक है। जगमोहन ने सिर हिलाया। सोहनलाल ने बूंदी को देखा। बूंदी टुकर टुकर सा तीनों को देख रहा था। अब ये तो बता सकते हो कि हमने सही रास्ते का चुनाव किया है या नहीं? पहला रास्ता गलत भी हो सकता है और ठीक भी। ये तो हम भी जानते हैं। कहीं बीच वाला रास्ता तुम लोगों के काम का ना हो। बूंदी लापरवाही से बोला। जगमोहन सोहनलाल की नज़र मिली। यह हमें भटका रहा है। जगमोहन बोला। हम पहले रास्ते से ही भीतर जाएंगे। सोहनलाल ने कहा। औरत का कहना मत मानो, दूसरे रास्ते से भीतर प्रवेश कर जाओ। बूंदी मुस्कुरा पड़ा। यह हमें भटका रहा है। जगमोहन ने पुनः कहा। सही रास्ता बता रहा हूँ तो मेरा एहसान मानने की अपेक्षा इल्ज़ाम लगा रहे हो? बूढ़ा बूंदी नाराज़गी से बोला। तुम किसी भी कीमत पर हमें सही दिशा नहीं बता सकते। सोहनलाल ने कहा। क्यों? तुम खुद कबूल कर चुके हो कि तुम हमें सही जवाब नहीं दोगे। सही दे रहा हूँ तो तुम लोग मान नहीं रहे, शक कर रहे हो। जगमोहन सोहनलाल और नानिया को देखता कह उठा। अपनी बातों से ये हमारा दिमाग खराब कर देगा। हमें पहले रास्ते से ही चलना चाहिए। चलो। नानिया पहले वाले रास्ते की तरफ बढ़ी। जगमोहन सोहनलाल उसके पीछे हो गए। ये क्या कर रहे हो? बूंदी कह उठा। मारे जाओगे। पहले दरवाजे से भीतर प्रवेश करते ही आग के दरिया से सामना हो जाएगा। उसकी बात पर तीनों ठिठक गए। पलट कर बूंदी को देखा। मेरी मानो तो तीसरे दरवाजे से भीतर प्रवेश कर जाओ, उसके बाद आनंद ही आनंद मिलेगा। बूंदी हंसकर बोला। हमें रुकना नहीं। बूंदी को घूरते जगमोहन बोला। पहले रास्ते से ही भीतर प्रवेश करो। वहाँ वहाँ अगर आग का दरिया हुआ तो? नानिया के होठों से निकला। तो तुम अकेली नहीं, हम दोनों भी मरेंगे। शुभ शुभ बोल सोहनलाल। फिर एक एक करके तीनों पहले वाले रास्ते से भीतर प्रवेश कर गए। बूंदी फर्श पर बैठा शांत निगाहों से पहले रास्ते की तरफ देखे जा रहा था। मन आशंकाओं से घिरे थे, भय भी लग रहा था, परंतु तीनों में से एक रास्ता तो चुनना ही था और बूंदी विश्वास के काबिल नहीं था कि उसकी बात मानी जाए।
मन में ये बात बैठाई कि देखते हैं क्या होता है। पहले रास्ते से वे भीतर प्रवेश कर गए थे। भीतर प्रवेश करते ही तीनों ने खुद को एक बाजार में पाया। चहल पहल थी बाजार में, लोग आ जा रहे थे, शोर उठ रहा था। छोटी बड़ी पुरानी दुकानें नजर आ रही थी। सिर पर खुला आसमान था। सामने से घोड़ा गाड़ी आते पाकर तीनों एक तरफ हो गए। ये कैसी जगह है? सोहनलाल के होठों से निकला। महाकाली की मायावी दुनिया है, नानिया ने कहा। लेकिन ये आसमान कैसे नजर आ रहा है? हमने तो पहाड़ी के भीतर प्रवेश किया था। आंखों का धोखा है ये सोहनलाल। धोखा? हाँ, ये सब मायावी जाल है। देखने में असली, कुछ भी नकली नहीं, परंतु सब कुछ जादुई है। महाकाली ने अपनी ताकतों से ये सब बसा रखा है। इस दुनिया में ये सब होना मामूली है। हैरानी? सोहनलाल ने जगमोहन को देखा। जगमोहन हर तरफ ध्यानपूर्वक देख रहा था। क्या कहते हो? सोहनलाल ने पूछा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ पहुँचे, जगमोहन ने कहा। यहाँ के लोगों से बात करें, उससे क्या होगा? शायद कोई काम की बात सुनने को मिले। महाकाली की जगह है ये, यहाँ में कोई काम की बात क्यों बताएगा? जगमोहन ने आसपास देखते हुए कहा। फिर भी पूछने में क्या हर्ज है? कहने के साथ ही सोहनलाल ने पास जाते आदमी को टोका। सुनना भाई साहब। वो आदमी ठिठका सोहनलाल को देखने लगा। ये कौन सी जगह है? तुम नहीं जानते? नहीं, नए आए हो? हाँ, सोहनलाल ने सिर हिलाकर स्वीकार किया। यह महाकाली की 43वीं पहाड़ी के भीतर बसाई मायावी दुनिया है। मायावी दुनिया? तो क्या तुम असली आदमी नहीं हो? असली हूँ, जैसे तुम असली हो। तुम इस मायावी दुनिया में कैसे आ गए? महाकाली हम सब लोगों को लेके यहाँ ले आई अपनी ताकतों से। हम यहीं के होके रह गए। तुम यहाँ से निकलना चाहते होगे? नहीं, मैं खुश हूँ यहाँ, मज़े से ज़िंदगी बीत रही है। एक बात बताओ, हमने पहाड़ी के पीछे से भीतर प्रवेश किया है और सामने वाले रास्ते पर जाना चाहते हैं, कैसे जाएं? मैं ना तो पीछे का रास्ता जानता हूँ ना आगे का। मुझे कुछ नहीं पता। क्या कर वो आगे बढ़ गया। सोहनलाल उसे जाते देखता रहा। सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था, परंतु यह सब मायावी था। क्या करें अब? सोहनलाल ने जगमोहन को देखा। हमें रास्ता पूछते रहना होगा, जगमोहन ने कहा। किसी से तो पता चले। तभी नानिया का स्वर दोनों ने सुना। लो, ये फिर आ गया। दोनों की नज़रें घूमी। सामने से बूंदी आ रहा था। वो पास आ पहुंचा। मैं तुम लोगों को ही ढूंढ रहा था, बूंदी बोला। तुम्हारे बिना मन नहीं लगा मेरा। तुम्हें आना ही था तो हमारे साथ आ जाते। सोहनलाल ने उसे घूरा। तब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बूंदी ने नानिया को देखा। मैं इसका हाथ पकड़ना चाहता हूँ। कभी नहीं, नानिया ने तेज स्वर में कहा। गुस्सा मत करो, बूंदी बोला। मैं तुम्हें गुस्से में नहीं देख सकता। तुम चाहते क्या हो? जगमोहन ने पूछा। कुछ नहीं, मैं तो सेवक हूँ। सेवा करना मेरा काम है। अगर तुम लोग दूसरे वाले दरवाजे से भीतर जा आते तो अब तक सामने वाले दरवाजे के पास पहुँच गए होते, परंतु तुम लोग तो यहाँ आ गए, एकदम उल्टी तरफ। तू सच में घटिया इंसान है, जगमोहन मुस्कुराया। मैं ज्योतिष का काम भी जानता हूँ और बता सकता हूँ कि तुम तीनों बहुत जल्द मरने वाले हो, परंतु तुम तीनों की ही उम्र बहुत लंबी है। जीते जीते तंग आ जाओगे, बूंदी ने कहा। आशीर्वाद दे रहा है या फांसी की सज़ा सुना रहा है? सोहनलाल ने कड़वे स्वर में कहा। इन दोनों बातों में कौन सी बात सच है? जगमोहन ने बूंदी की आंखों में झाँका। दोनों ही सच है। वैसे ये पता लगाना तुम लोगों का काम है कि कौन सी बात सच है। ये इसी तरह की बातें करके हमारा दिमाग खराब करता रहेगा, नानिया बोली। मैं तुम्हारा हाथ। चुप रहो, नानिया उखड़ी। फिर नाराज़ हो गई, जबकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। बूंदी ने गहरी सांस लेकर कहा। तुम हमें काम की बात बताओगे या यूं ही उल्टी बातें करते रहोगे? पूछो पूछो, काम की बात पूछो। सामने वाला रास्ता किधर है जहाँ से देवराज चौहान ने अपना आना है? पूर्व या पश्चिम? इन दोनों तरफ से एक रास्ता चुन लो, बूंदी मुस्कुराया। इससे या तो तुम्हारी उम्र लंबी हो जाएगी या छोटी, या तो देवा से मिल लोगे या नहीं। यह इसी तरह की बातें करेगा। जथुरा कहाँ है? वो जहाँ भी आराम से, परंतु दुखी बहुत है, बूंदी ने मुंह लटका कर कहा। सोबरा का कालचक्र पकड़ते ही उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन जो भी हुआ उससे वो खुश है। तुम पागल तो नहीं हो? नानिया ने तेज स्वर में कहा। बिल्कुल नहीं, मैं तो सेवक हूँ। जगमोहन के होठ सिकुड़े। हम देवराज चौहान से नहीं मिलना चाहते। ये तो अच्छी बात है, बूंदी बोला। तो अब कहाँ जाएं? उत्तर चले जाओ, दक्षिण चले जाओ, वहाँ देवा से मुलाकात नहीं होगी। हम जतुरा से भी नहीं मिलना चाहते। फिर तो तुम लोगों को पूर्व या उत्तर दिशा में जाना होगा, बूंदी क्या उठा। यह हमारे किसी काम का नहीं। सोहनलाल ने जगमोहन को देखा। इसे पकड़कर पीटना शुरू कर दो, ठीक हो जाएगा, नानिया ने गुस्से से कहा। तुम अपना हाथ थामने का मुझे मौका दो, फिर मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। बूंदी, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। कहो कहो, बूंदी ने सिर हिलाकर जगमोहन को देखा। हमें महाकाली ने 43वीं पहाड़ी में इसलिए प्रवेश दिया है कि हम देवराज चौहान को समझाकर वापस ले आए। मालूम है। तो ये काम हम तभी कर सकते हैं जब देवराज चौहान से हमारी मुलाकात हो जाए। ठीक कहते हो। तो तुम हमें बताओ कि हम किधर जाएं जहाँ देवराज चौहान हमें मिले। बताया तो है, पूर्व चले जाओ, पश्चिम चले जाओ। उम्र लंबी या छोटी हो जाएगी, देवा मिलेगा या। इसी पर जगमोहन ने बाज की तरह बूंदी पर झपट्टा मारा और तीनों को हक्के बक्के रह जाना पड़ा। तब उन्हें मालूम हुआ कि बूंदी मानव नहीं, मानव की छाया भर है। जगमोहन बूंदी के हवा रूपी इंसानी शरीर को पार करता हुआ नीचे जा गिरा।
ऐसा होते ही बूंदी का छाया रूपी शरीर पल भर के लिए छिन्न भिन्न हुआ और अगले ही पल वो सामान्य दिखने लगा। उसके होंठ मुस्कुराहट के रूप में फैलते चले गए। जगमोहन गिरते ही संभला और फुर्ती से उठकर बूंदी को देखा। बूंदी बराबर मुस्कुरा रहा था। नानिया ने सोहनलाल का हाथ पकड़ लिया। दोनों हैरान थे। तुम लोग मुझे पकड़ नहीं सकते, मुझ पर वार नहीं कर सकते। तुम कैसे इंसान हो? जगमोहन ने पूछा। मैं भी तुम जैसे ही हूँ, परंतु महाकाली का सेवक हूँ। तुम लोगों के सामने तो मैं छाया भर हूँ। मेरा असली शरीर तो एक कमरे में है जहाँ मैं रहता हूँ। बूंदी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम धोखा हो। तुमने कैसे सोच लिया कि महाकाली के सेवक पर हाथ डाल देंगे? तुम तो मेरा हाथ पकड़ने को कह रहे थे, नानिया बोली। हाँ, पकड़ूं क्या? तुम तो छाया भरो, मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते, नानिया ने सिर हिलाकर कहा। बूंदी मुस्कुराता रहा। तुम हमें भटकाने के लिए यहाँ मौजूद हो या राह दिखाने के लिए? जगमोहन ने पूछा। दोनों ही बातें हैं। वो कैसे? जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर बात के दो जवाब दूंगा, एक झूठा एक सच्चा। सच को पहचान सको तो समझ लेना कि मैंने राह दिखाई। सच को नहीं समझे तो समझ लो मैंने भटका दिया। बेहतर होगा कि अब से इसकी बात को गंभीरता से ना लिया जाए, जगमोहन ने सोहनलाल से कहा। तुम जाओ, सोहनलाल बोला, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मेहमानों का मार्गदर्शक बनना ही मेरा काम है। हम तुम्हें अपने पास नहीं चाहते। मैं तो नहीं जाऊँगा। तुम मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ लेते? मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि कालचक्र की रानी साहिबा का हाथ थाम सकूं। बूंदी ने गहरी सांस लेकर कहा। तुम तो मेरे बारे में सब जानते हो, नानिया बोली। मैं सबके बारे में सब जानता हूँ। तभी जगमोहन ने राह चलती औरत से पूछा। यहाँ सूर्य किधर से निकलता है? उधर से। औरत ने एक दिशा की तरफ इशारा किया। कहाँ जाना है तुम्हें? पहाड़ी के सामने वाले रास्ते की तरफ। कौन सी पहाड़ी? यहाँ तो कई पहाड़ियाँ हैं। मैं उस पहाड़ी की बात कर रहा हूँ जिसके भीतर ये सब चीज़ें मौजूद हैं, जगमोहन ने कहा। मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही, कहकर वो आगे बढ़ गई। जगमोहन ने बूंदी को देखा। बूंदी मुस्कुरा रहा था। जगमोहन ने नानिया से कहा। जथुरा की नगरी और सोबरा की नगरी दोनों किस दिशा में है? जथुरा की पूर्व की तरफ और सोबरा की पश्चिम की तरफ। तो हम पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, जगमोहन ने कहा। ऐसी गलती मत करना। क्या उठा बूंदी? पूर्व की तरफ जाओगे तो उम्र घट जाएगी, पश्चिम की तरफ जाओगे तो उम्र बढ़ेगी। हमें तुम्हारी बातों की परवाह नहीं। मैं तुम लोगों का भला चाहता हूँ। हम पश्चिम की तरफ से सोबरा की नगरी में आए हैं, सोहनलाल बोला, तो हमें पूर्व की तरफ ही जाना चाहिए। हाँ, इसकी बातों की परवाह मत करो। तीनों पूर्व दिशा की तरफ चल पड़े। नानिया ने सोहनलाल का हाथ पकड़ लिया। बूंदी भी उनके साथ चल पड़ा। तुम जाते क्यों नहीं? जगमोहन बूंदी से कह उठा। तुम तीनों की मौत देखने से पहले मैं कैसे जा सकता हूँ? इससे बात ही मत करो, नानिया बोली। उसके बाद तीनों ने बूंदी से बात नहीं की, जबकि बूंदी कुछ ना कुछ कहता ही रहा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महाकाली के चौथे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।